एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर विलेज में एंटर करता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है। वो काफी डरावना सा लग रहा होता है और उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा डरावनी होती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे इसके पास्ट में बिल्कुल भी अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि वो बंदा उस विलेज में रुके, लेकिन विलेज का एक एल्डर था जिसने कि उस स्ट्रेंजर को रोक लिया और उसको एक जगह पे ठहरने के लिए दे दिया। अब स्ट्रेंजर को विलेज में आए हुए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन वो उतने दिनों से एक ही जगह पर था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई नया स्ट्रेंजर इस विलेज में आया है। विलेज के कुछ लोगों को अब चुल होने लग गई थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो वो बाहर भी नहीं निकल रहा है, आखिर वो कौन है। अब उसे आए हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका होता है और विलेज में बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होता है कि वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि विलेज के कुछ बच्चे होते हैं जिसने उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा था, स्वॉर्ड प्रैक्टिस। वो बच्चे बताते हैं कि वो अपने यार्ड में सिर्फ एक स्वॉर्ड को स्विंग करता रहता है। ऐसे करके 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं और विलेज में बातें चलने लग जाती है कि वो जो बंदा है वो इतने समय से इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि शायद या तो उसे किसी से बदला लेना है या फिर वो कोई फेमस नाइट है। ये सारे के सारे र्यूमर्स विलेज में फैल रहे होते हैं। एक आदमी होता है जो कि रोज उसमें नजर रख रहा होता है। वो पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसे सालों हो जाते हैं, लेकिन वो उस बंदे को बस ट्रेनिंग करता हुआ ही देखता है और अपने यार्ड में स्वॉर्ड स्विंग करता हुआ ही देखता है। अब ऐसे करके 37 ईयर्स बीत चुके होते हैं और 37 साल बाद जब वो आदमी एकदम बूढ़ा हो जाता है और वो अभी भी उस बंदे को देखने जाता है, तो वो देखता है कि वो अपनी प्रैक्टिस करते करते मर चुका होता है और अपनी अंतिम सांस तक वो सिर्फ स्वॉर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ये सीन अचानक से ब्रेक होता है और हमें दिखता है कि एक बच्चा अपनी नींद से उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि आखिर ये कैसा सपना था। और हम लोगों को पता चलता है कि हमने अभी तक जिस भी स्वॉर्डमैन के बारे में देखा था वो इसका सपना होता है। अब यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे हमें पेरियारा स्टेट दिखाया जाता है। हमें एक बंदा बता रहा होता है कि पेरियारा स्टेट सिचुएटेड है साउथ में किंगडम के। वैसे तो ये किंगडम बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे स्पेशली जो कि बैरन पेरियारा जो कि यहाँ का किंग है उसके बच्चों के बारे में ये चीज फेमस है। ये जो बात चल रही है ये बात आपस में गार्ड्स कर रहे होते हैं और फिर जो बात बता रहा होता है वो गार्ड बोलता है कि स्पेशली जो यंग लेडी किरिल है वो तो अपनी 11 साल की स्टेज में ही उसको मैजिशियन का टाइटल मिल चुका है। उसको रॉयल फैमिली ने खुद से अपॉइंट किया। वो गार्ड बोल रहा होता है कि मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम भी जान पाओ कि आखिर कितने रेयर होते हैं ये मैजिशियंस। उनकी आपस में यही बात चल रही होती है। फिर वो गार्ड बताता है कि किरिल तो फेमस है ही, लेकिन उसके साथ में जो इनका यंगेस्ट सन है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है एरन पेरियारा। उसको जो निकनेम दिया गया है वो लेजी नोबल का निकनेम दिया गया है। बहुत यंग एज में उसने अपनी मदर को खो दिया था और उसके बाद से उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। वो 15 साल से सिर्फ अपने रूम में रहता है और सोता है और इसी वजह से उसका जो निकनेम रख दिया गया है वो द लेजी नोबल नाम से रख दिया गया है। और वैसे भी जब तुम अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ ना कुछ सदमा टाइप लग ही जाएगा। बाय द वे ये लेजी नोबल वही नोबल है जिसको हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था, जो नींद से उठता है। अब वो गार्ड्स ये बातें कर ही रहे होते हैं, उतने में उन्हें पीछे से आवाज आती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि वहां पे किंग की सेकंड वाइफ एमिलिया और किरिल आ चुके होते हैं। किरिल उन गार्ड्स को डांटती है कि आखिर तुम लोगों को अपनी शिफ्ट के दौरान इतनी फालतू बकवास बातें करने के लिए किसने कहा था। वो सारे के सारे गार्ड्स उनके आगे झुक के सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। किरिल बोलती है कि तुम आखिर वो चीज कर ही क्यों रहे हो जिसके लिए तुम लोगों को सॉरी बोलना पड़े। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने शिफ्ट को अच्छे से करो, ऐसा दोबारा आगे नहीं होना चाहिए जो तुमने अभी किया। फिर किरिल की जो मॉम होती है वो उसको रोकती है कि दैट्स एनफ किरिल, लेकिन किरिल बोलती है कि मॉम ये लोग अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं। फिर एमिलिया बोलती है कि कोई बात नहीं, अब उन लोगों को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया है और वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और फिर एमिलिया उनसे बोलती है कि तुम लोग अपनी जो भी पर्सनल गॉसिप कर रहे थे उसको कोशिश करो कि अपने शिफ्ट खत्म होने के बाद कर लो, शिफ्ट के दौरान तुम अपनी ड्यूटी ढंग से करो। और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और फिर एक गार्ड अपने मन ही मन में कहता है कि यंग लेडी किरिल काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और जो एमिलिया है वो तो बहुत ज्यादा यंग है अभी। लेकिन इन्हीं के अपोजिट में जो एरन है, इनका यंग लॉर्ड, वो कम्प्लीटली अपोजिट है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने लेजी नोबल के ऊपर, यानी कि एरन के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि एरन बहुत ज्यादा परेशान सा लग रहा है और वो बिल्कुल सो नहीं पाता है। वो बोलता है कि आखिर मेरे साथ इतनी ज्यादा वियर्ड चीजें क्यों हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं हर वक्त सोता रहता हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं कभी नहीं सो रहा होता हूँ, तो आखिर अभी मुझे नींद आने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। वो बोलता है कि मुझे जिस दिन से वो ड्रीम आया है, वो स्वॉर्डमैन वाला ड्रीम, उस दिन के बाद से ही मेरे साथ इतनी स्ट्रेंज चीजें होने लग गई हैं। मुझे ढंग से नींद
नहीं आ रही है। वो बोलता है पता नहीं क्यों मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है, जैसे मैंने खुद वो स्वॉर्ड स्विंग कर रही हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी बॉडी किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रही है। मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ तो चाहिए। और फिर वहाँ पे बटलर आ जाता है और बटलर बोलता है कि सर क्या आपको कुछ चाहिए? हम देखते हैं कि एरन से ढंग से बोला भी नहीं जा रहा होता है और वो बटलर को बोलता है कि मुझे स्वॉर्ड चलानी है। बटलर ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और बोलता है कि आखिर आप ये क्या कह रहे हैं सर? क्योंकि भाई एक लेज़ी नोबल जो कि 15 साल से सिर्फ सो रहा है, वो अचानक से स्वॉर्ड चलाएगा तो सबको हैरानी तो होगी ही। अब हम लोगों को दिखाया जाता है पेरियारा फैमिली का ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पे जो अपना एरन होता है वो आ चुका होता है और जो गार्ड्स होते हैं वो उसे देखकर बोलते हैं कि हे, क्या मैं सही चीज देख रहा हूँ? आखिर ये मैंने क्या देख लिया? सभी लोग आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि ये आखिर कैसे सच हुआ, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि जो यंग मास्टर होता है वो ट्रेनिंग एरिना की तरफ को आ रहा होता है। गार्ड्स बोलते हैं कि हमको रेयरली इसकी शक्ल देखने को मिलती है और ऑल ऑफ अ सडन ये अचानक से ट्रेनिंग ग्राउंड में कैसे आ गया? दूसरा गार्ड बोलता है कि ये मत बोलना कि ये यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और हम देखते हैं कि जो एरन होता है, एरन जहाँ पे स्वॉर्ड्स होती हैं उस तरफ को जा रहा होता है। बटलर यंग मास्टर को बोलता है कि यंग मास्टर, इवन दो ये सारी की सारी वुडन स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकी शेप, साइज, लेंथ पे डिपेंड करती है। एंड क्योंकि मुझे भी स्वॉर्ड्स वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो अगर आप थोड़ा टाइम वेट करते हैं तो मैं आपके लिए एक मास्टर ढूंढ के लाऊंगा जो कि आपको स्वॉर्डमैन से सिखाएगा। एरन बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो आगे जाता है और सबसे बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसको पकड़ लेता है और सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि भाई ये इसने सबसे बड़ी स्वॉर्ड क्यों उठा ली। एक गार्ड दूसरे गार्ड को पिंच करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बटलर यंग मास्टर को टोकने की कोशिश करता है कि आप इतनी बड़ी स्वॉर्ड मत उठाइए, लेकिन जो यंग मास्टर होता है वो स्वॉर्ड को उठा के सीधा स्विंग करना शुरू कर देता है। वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी होती है और क्योंकि ये जो मास्टर होता है भाई ये 15 साल से बेड पे होता है, तो इसके अंदर उतनी ज्यादा जान नहीं होती है और ऐसा इसको देखकर लग रहा होता है जैसे इसकी पूरी बॉडी दुख रही है। एरन अपनी पूरी की पूरी जान लगा के उस स्वॉर्ड को स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मेहनत से उस स्वॉर्ड को हिला पा रहा होता है। वहां पे जो बाकी के लोग होते हैं वो उसको देखकर बोल रहे होते हैं कि वेल, हमने इससे यही एक्सपेक्ट किया था, ये सच में कितना ज्यादा पैथेटिक लग रहा है। दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने इससे आखिर एक्सपेक्ट भी क्या किया था, ये अपनी इंटायर लाइफ सिर्फ सोते हुए गुजार रहा है और आज पहला दिन है जब ये बाहर निकला है और ऐसे स्वॉर्ड उठाने आया है, तो ये हर हालत तो इसकी होनी ही थी। लेकिन लोगों को ये भी हो रहा होता है कि आखिर ये ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस करने क्यों आ गया, कुछ तो आखिर इसके साथ हुआ होगा। फिर इसके बाद हमें वहीं पे दो लोगों की बातचीत दिखाई जाती है जो कि आपस में बोल रहे होते हैं कि कहीं इसकी सडन ट्रेनिंग का रीजन वो एक हफ्ते पहले वाला इंसिडेंट तो नहीं है। उसके सामने जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो वो बंदा बताता है कि लास्ट मंथ हमारे पड़ोसी किंगडम का जो रूलर है लॉर्ड गैरन, उसका जो बेटा था उसने हमारे यंग मास्टर यानी कि लेजी नोबल को एम्बेरस कर दिया था, उसका मजाक बना दिया था और सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि एरन उससे कुछ भी नहीं बोल पाया और अपेरेंटली वहां से ये सब कुछ अपने अंदर लेकर वापस आ गया और शायद ये सब अभी सेंस बना आ रहा है क्योंकि उसी की बात से शायद इसके अंदर मोटिवेशन आया कि इसको ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर वो वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि यहाँ से वापस चलते हैं, ये मुश्किल से 2 या 3 दिन ही ट्रेनिंग कर पाएगा और फिर इसके बाद अपने आप इसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। वहीं बटलर उनको डांटते हुए बोलता है कि मैं सुन पा रहा हूँ तुम लोग जो कुछ भी बोल रहे हो। फिर उसके बाद बटलर एरन के पास आता है और बोलता है कि यंग मास्टर, स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है और क्योंकि ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्किल भी है, तो इसलिए मुझे आपके लिए एक स्वॉर्ड्समैन अरेंज करना पड़ेगा जो कि आपकी ट्रेनिंग करवाएगा। मैं शहर का बेस्ट ट्रेनर आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा जो कि आपको बेस्ट स्वॉर्डमैन स्किल सिखाएगा। तो तब तक जब तक आपको एक वर्दी मेंटर नहीं मिल जाता है तो क्यों ना आप कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करें। एरन उसको कुछ भी जवाब नहीं देता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि जब भी मैं अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा हूँ तो मेरी आर्म्स के साथ साथ मेरी एंटायर बॉडी की मसल्स चीख रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आज से पहले तो कभी भी स्वॉर्ड्स उठाई तक नहीं है, तो आखिर मेरी बॉडी के साथ ऐसा क्यों रिएक्ट हो रहा है? और फिर वो अचानक से स्वॉर्ड उठाते उठाते गिर जाता है। वो बोलता है कि मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे इतना ज्यादा रिलैक्स्ड फील क्यों हो रहा है? क्यों मैं बार बार उस आदमी को कॉपी कर रहा हूँ जिसको मैंने अपनी ड्रीम में देखा था? जब भी मैं अपनी स्वॉर्ड स्विंग कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्ट में जितना भी पेन है वो सारा का सारा जा रहा है, मेरे अंदर जितनी भी मेरी बैड मेमोरीज है या जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी धीरे धीरे दूर हो रही है और मैं काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो रहा हूँ। एंड देन ये कहते कहते वो दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और अपनी स्वॉर्ड स्विंग करने लग जाता है और बोलता है कि मैं खुद को स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। जो बटलर होता है, बटलर उसको रोकने की कोशिश करता है कि यंग मास्टर रुक जाइए,
आज के लिए इतना बहुत है, अब आपको इतनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और जो एरन होता है वो बोलता है कि क्या सनसेट हो चुका है? और फिर इतना कहते-कहते अचानक से वो एकदम बेहोश हो जाता है और बोलता है कि मुझे अब कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है और बटलर उसको यही बोलता है। उसको प्रैक्टिस करते-करते पता ही नहीं चला होता है कि कब शाम हो चुकी होती है। उसने एक ही दिन में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी। एरन उसको बोलता है कि तुम क्या पूरे दिन यहीं पे मेरा वेट कर रहे थे? तुम्हें कुछ और काम कर लेना चाहिए था या फिर मुझे बता देना चाहिए था कि इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है। बटलर बोलता है कि मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता था? 15 साल में पहली बार आज आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं और ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता अगर मैं आपको ऐसे अकेला छोड़ सकता था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और फिर उसके बाद बटलर एरन को बोलता है कि आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है, अब आपको जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। एरन बोलता है कि हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ऑल्दो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मेरी बॉडी कब तक ये चीज़ झेल पाएगी। अब हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरन बेड पर पड़ा होता है और बोलता है कि मेरी एंटायर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये पेन एकदम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने आज इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही है कि मेरी बॉडी उसको सह ही नहीं पाई है। लेकिन आखिर मैं क्यों मेरी ड्रीम में जो व्यक्ति आया था उसको इतना ज़्यादा कॉपी कर रहा हूँ? क्यों मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है स्वॉर्ड चलाने की? और फिर यही सोचते-सोचते थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है एंड देन उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एरन जो कि 15 साल से बेड पर पड़ा होकर सिर्फ सोता रहता था, वो अब अपना रूटीन कंप्लीटली चेंज कर चुका है और सुबह-सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह करने लग गया। बटलर उसको बोलता है कि क्या आप फिर से आज ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए? एरन उसको बोलता है हाँ। एरन मन ही मन में बोलता है कि उस दिन के बाद से मुझे खुद को इम्प्रूव करना है और पता नहीं क्यों उस दिन के बाद से वो ड्रीम रोज मेरे सपने में आता है और अपनी बॉडी के रिफ्लेक्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे रोज स्वॉर्ड को स्विंग करना पड़ता है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब तक मैं ऐसे करूंगा, लेकिन जब तक मेरे से हो पाएगा मैं तब तक प्रैक्टिस करूंगा। और वैसे भी ये कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है तब से मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे चीजें गेन कर रही है, तो ये कोई बुरी चीज भी नहीं है। और फिर वो कहता है कि ऑल्दो अभी मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए ताकि मुझे प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत ना हो और मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। और फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ और मिल्क और सैंडविचेस ला के दो। बटलर बोलता है यस सर। अब उसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और अचानक से उनके पीछे एक कोई तो बूढ़ा आदमी आता है जो कि गार्ड से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेनिंग ग्राउंड कहाँ पे है? वो सोल्जर उसको पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों जाना है? तो वो आदमी उसको बताता है कि मैं एक वॉन्डरिंग नाइट हूँ और मैं सारी की सारी टेरिटरीज विजिट करता हूँ और वहाँ के ट्रेनिंग ग्राउंड्स को देखता हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या सब चल रहा है। और ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ के लिए अप्रूव्ड हूँ, मेरे पास परमिट है, चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। फिर उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर में क्योंकि हमारी शिफ्ट ओवर होने वाली है तो हम तुम्हें अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ले जाएंगे। और फिर वो उस आदमी को पेरियारा के ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर ले जाते हैं और बताते हैं कि ये रहा ट्रेनिंग ग्राउंड। हम देखते हैं कि दो सोल्जर्स के बीच में आपस में शर्त लगी होती है कि जो लेजी नोबल है वो कितने दिन तक ट्रेनिंग कर पाएगा, और आज उसका कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग करने का 4th डे होता है। इन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये जो लेजी नोबल है ये कैसे आखिर इतने दिन तक यहाँ पे ट्रेनिंग कर पा रहा है। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वहां पे उन सोल्जर्स की बातें सुन रहा होता है और फिर वो अपने मन में उस नोबल को देखते हुए बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये उतना भी खराब नहीं है। और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे टाइम पास करने के लिए तो नहीं आया है, लेकिन इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बहुत ज्यादा पुअर है। इसके अंदर ना ही स्ट्रेंथ है और ये स्वॉर्ड का वेट भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसकी ब्रीथिंग टेक्निक भी बहुत खराब है और इसके अंदर स्टामिना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कब तक अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकता है। जो बात सब लोग कह रहे हैं कि इसको एम्बेरस फील हुआ इसलिए इससे प्रैक्टिस करना शुरू करा, वो बात मुझे सेंस नहीं बना रही है, क्योंकि अभी तक उसका मोटिवेशन नहीं रह पाता और इतनी छोटे छोटे रीजन की वजह से कोई स्वॉर्डमैनशिप जैसी स्किल को नहीं चुनता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। प्रोबेबली इसका कोई और रीजन होगा। अब अचानक से उन लोगों को कुछ बड़ी सी हवा आती है और वो लोग ऊपर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक ग्रिफिन आया होता है एंड हम लोग देखते हैं कि उस ग्रिफिन में किरिल बैठी होती है और किरिल उस ग्रिफिन से नीचे उतरते हुए एरिना की तरफ को आती है।
हमें पता चलता है कि ये जो ग्रिफिन होता है ये बहुत रेयर होता है और ये जो किरिल होती है ये अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से ही इसको यूज कर पाती है और इसलिए गार्ड्स किरिल की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं अपने मन ही मन में। और फिर उसके बाद किरिल इनको डांटते हुए बोलती है कि तुम लोग फिर से ये करने लग गए, तुम लोगों को उस दिन डांटा था कि अपने शिफ्ट में सिर्फ अपना काम किया करो। और फिर उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है किरिल उसकी तरफ को देख के बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। वो आदमी बताने लग जाता है कि मैं एक नाइट हूँ जो कि वॉन्डर करते रहता हूँ और अलग अलग ट्रेनिंग ग्राउंड्स को देखता हूँ। लेकिन किरिल बीच में ही उन गार्ड्स को टोकने लग जाती है फिर से कि तुम लोग फिर से अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हो, आखिर तुम लोग यहाँ पे खड़े होके क्या बातें कर रहे थे। वो गार्ड्स बहुत डरते डरते किरिल को बोलते हैं कि हमारी शिफ्ट ओवर हो चुकी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमने अपने आफ्टरनून वर्कर्स के साथ शिफ्ट को स्विच भी कर दिया है। किरिल इन लोगों को डांट ही रही होती है कि उतने में हमारा जो लेजी नोबल होता है एरन, वो किरिल के पास आता है और बोलता है कि हे किरिल, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। किरिल बहुत गुस्से में उसकी तरफ को देखती है और उसको बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्या हरकतें कर रहे हो, तुम ये जो बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हो, स्टूपिड स्टफ, इसको यहीं पे करना रोक दो। एरन उसके बाद इग्नोर करता हुआ दोबारा अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है और फिर किरिल बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है जो स्वॉर्डमैनशिप की स्किल है वो इतनी ज्यादा इजी है, तुम इतने सालों तक सिर्फ सोते रहे और अब तुम्हें क्या लग रहा है तुम एकदम से स्किल सीख लोगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ स्वॉर्ड को स्विंग करते रहोगे, एक वुडन स्वॉर्ड को, और इससे तुम्हें कुछ परिणाम मिलेंगे। तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप सच में बहुत ज्यादा टेरिबल है। ये जो गार्ड्स हैं, रूकी गार्ड्स, ये भी तुमसे बेहतर होंगे स्किल्स में। और वो उसको और ज्यादा सुनाने लग जाती है कि तुमसे 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों ने जब कुछ कह दिया था तो उससे बुरा मान के तुम ये करने लग गए। और वो इतना कह ही रही होती है, उसको इतने में पीछे से आवाज आती है कि किरिल, और यहाँ पे उसकी मॉम आई होती है और उसकी मॉम उसको बोलती है कि किरिल अपने भाई को परेशान मत करो और चुपचाप इधर आओ। और फिर उसके बाद किरिल शांत हो जाती है और फिर उसकी मॉम गार्ड्स के पास आती है और बोलती है कि गुड वर्क, सबके सब बहुत अच्छा कर रहे हो। और वो एरन को बोलती है कि एरन अपने आप को ज्यादा ओवरडू मत करना। एरन भी उसे ऑल राइट बोलता है और फिर उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें वो ओल्ड मैन दिखाया जाता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये वही र्यूमर्ड किरिल पेरियारा थी। ये सच में एक स्टॉर्म की तरह थी, आई, हिट करी और चला गई। वो ओल्ड मैन अपने मन ही मन में ये भी कह रहा होता है कि ऑल दो जो सराउंडिंग थी उसमें इतना ज्यादा डिसऑर्डर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो एरन था उसका फोकस हिला नहीं और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर कुछ दिन और नजर रखनी चाहिए, इसमें मुझे थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो दिख रहा है। अब उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो किरिल होती है वो यंग लॉर्ड के अपने रूम के पास आई होती है और जो बटलर होता है, बटलर उसको देख लेता है और उसको बोलता है कि यंग मास्टर अभी सो रहे हैं। किरिल उसको गुस्सों की नजरों में देखती है और बोलती है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बटलर उसको बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बाद में आना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। किरिल उसको गुस्से में बोलती है कि मुझे उससे काम है। बटलर उसको बोलता है कि तुम्हारा जो भी काम है वो काम अगले दिन भी हो सकता है, अभी यही बेहतर रहेगा कि तुम मास्टर को ना जगाओ। और अब उसके बाद किरिल एकदम गुस्से में उसको बोलती है कि तुम आखिर होते कौन हो मुझे सिखाने वाले, आगे से ध्यान रहे कि तुम मुझे कोई भी उल्टा जवाब मत देना। और बटलर एकदम से डर जाता है और किरिल को सॉरी बोलने लग जाता है। फिर किरिल उसे बोलती है कि तुम किसी को भी मत बताना अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, और ना ही ये बताना कि मैं एरन के रूम के पास आई थी। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कैट डॉल एरन के पास आई होती है उसको जगाने के लिए और एरन की नींद खुल जाती है। हम देखते हैं कि उसके बेड के बगल में एक एनवेलप पड़ा होता है और जब एनवेलप को खोलता है तो वो एनवेलप किरिल की तरफ से होता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुमसे मॉर्निंग में जो कुछ भी कहा था उसके लिए सॉरी। जब मैंने सुना कि तुम कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो और इवन तुम ढंग से खाना पीना भी नहीं खा रहे हो, तो उसके बाद मुझे तुम्हारे लिए चिंता हुई। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ये डॉल छोड़ रही हूँ ताकि जब भी तुम रेस्ट करो तो वो तुम्हारी हेल्प करे, और मुझे आशा है कि इससे तुम्हारी कुछ तो हेल्प हुई होगी। और मॉम से ये बात सीक्रेट रखना कि मैं यहाँ पर आई थी। और हम लोग देखते हैं कि उस लेटर के लास्ट में बैक साइड में किरिल की मॉम ने भी ये लिखा होता है कि अगर किरिल तुम्हें और परेशान करे तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और फिर उसके बाद जो एरन होता है वो काफी हंसने लग जाता है और बोलता है कि किरिल और उसकी मॉम उसकी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं। मैं ऑलमोस्ट 10-15 साल से पागलों की तरह बेड पर लेटा रहा और उसके बावजूद भी ये लोग मेरे बारे में कितनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, और यही बात सोच सोच कर अब काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब तभी उसे आवाज आती है कि यंग मास्टर आपका मील रेडी है। और फिर उसके बाद वो उठकर वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ कर खाना खाऊंगा।
हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे किरिल उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है खाने में। बोलती है कि ब्रदर मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। उसकी मदर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और फिर उसके बाद जो एरन होता है वो सभी को थैंक यू बोलता है अपने फादर, मदर और किरिल को और बोलता है कि मैं हमेशा आप लोगों को ये बताना चाहता था कि मैं आपका कितना शुक्रगुज़ार हूँ। जब मैं सारा दिन कुछ नहीं करता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड पर पड़ा रहता था, उसके बावजूद भी आप लोग मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे। मैं सच में बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आप सभी को सॉरी के साथ-साथ आई लव यू भी बोलना चाहता हूँ। उसका फ़ादर भी उसे बोलता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ध्यान रखो और अपना ढंग से मील फिनिश करो। फिर उसके बाद उसका फ़ादर उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम आजकल स्वॉर्डमैनशिप में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुम खुद को ट्रेन कर रहे हो, भले लेट ही सही, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि तुम अपने आप को ज़्यादा ओवरवर्क मत करने देना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। एरन उसको बोलता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल भी ओवरवर्किंग नहीं कर रहा हूँ और अपना पूरा का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। उसका फादर बोलता है स्टिल तुम्हें थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एरन बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एरन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इसको उस ट्रेनिंग से कंपेयर करूं जो कि मैं अपने सपने में करता हूं तो ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अब दिखाया जाता है कि एरन को ट्रेन करते करते 15 दिन हो चुके होते हैं और वो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहा होता है। उसने 15 दिन लगातार एक भी दिन मिस किए बिना अपनी पूरी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा और बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग करी। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी 15 दिनों से इसको एक्सपेक्टेड कर रहा होता है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं इसको देखते देखते कि ये यंग मास्टर की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि इसने ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि इसको अपना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करना था और क्योंकि इसका ट्रेन करने का रीजन ही यह था तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये ज्यादा लंबी देर तक अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर पाएगा और बहुत जल्दी क्विट कर देगा। लेकिन मैं गलत था। मैंने सुना है कि ये जो नोबल है इसको लेजी नोबल का निकनेम दिया गया है क्योंकि ये सारा दिन पड़ा रहता था। उसके बावजूद भी एक ऐसा पर्सन जिसने कभी भी आज तक एक्सरसाइज नहीं करी, वो 15 दिन तक बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के अपनी बेस्ट लिमिट में खुद को एक्सरसाइज करता रहा। ये सच में काफी काबिल तारीफ है। इसकी विल पावर की सच में दाद देनी पड़ेगी। मैं अगर अपनी पूरी पास्ट लाइफ देखूं तो मुझे अपने जीवन में ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। वो कहता है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्यादा ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन एक चीज जो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आती है वो होती है किसी की विल पावर। और इस 15 साल के बच्चे में मैं उसी विल पावर को देख पा रहा हूँ। अगर ये बच्चा ऐसे ही स्वॉर्ड की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता रहा और इसका पोटेंशियल बाहर आया किसी ढंग के मेंटर के अंदर तो ये बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावना रखता है। इसमें सच में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। अब वहां पर एरन का केयरटेकर होता है जिससे वो ओल्ड मैन बोलता है कि हे केयरटेकर यंग मैन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो केयरटेकर बोलता है यस सर, पूछिए आप जो भी पूछना चाहते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि वो जो नोबल वहां पे है यानी कि अपना ये लेजी नोबल, क्या उसकी कोई ट्रेनिंग चल रही है और क्या उसको कोई स्वॉर्डमैनशिप सिखा रहा है, क्या उसका कोई मेंटर अरेंज हो चुका है। वो आदमी उसे बताता है कि लॉर्ड ने बोला है कि वो उसके लिए स्वॉर्डमैनशिप के लेसन्स जल्दी अरेंज करेंगे, लेकिन अभी तक मास्टर खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिना किसी मास्टर के उन्होंने बहुत ज्यादा आगे अपनी प्रोग्रेस कर ली है। वोल्डमैन बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर उसे कौन ट्रेनिंग देने वाला है। वो आदमी बताते हैं कि हाँ शायद, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता क्योंकि ये चीज हमसे छुपाई हुई है, लेकिन शायद वो नाइट और जंकर है। अब उतने में ही वो गोल्डमैन एकदम चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। वो ओल्डमैन अपने मन ही मन में कहता है कि ये जो ट्रेनर है और जंकर, ये अपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग के एक रात पहले पीने में बिजी था। मैं इस नोबल को इसके हाथों में नहीं सौंप सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ब्राइट फ्यूचर डिजर्व करता है। वो जो अर्जेंटल है वो एक नंबर के रास्कल है जो कि सिर्फ सोल्जर्स को डांटता रहता है। मैं ऐसे ही बैठ के चुपचाप नहीं देख सकता हूँ। मुझे इस नोबल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि इसका फ्यूचर सिक्योर हो। मुझे यहाँ के लॉर्ड से मिलना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि ये जो ओल्ड मैन होता है ये लॉर्ड के पास पहुंच चुका होता है और लॉर्ड को उसने सब कुछ बता दिया होता है। लॉर्ड बोलता है कि क्या ये सच में ट्रू है। ओल्ड मैन बोलता है कि यस माय लॉर्ड, ये सच में ट्रू है। लॉर्ड अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये आदमी कह रहा है कि मेरे सन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस लॉर्ड के हाथ में क्रोनोस स्वॉर्डमैनशिप स्कूल का रिकमेंडेशन लेटर होता है जो कि इस ओल्ड मैन ने इसे दिया है।
लॉर्ड अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये कॉन्टिनेंट का बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप स्कूल है, जहाँ पे सिर्फ टैलेंटेड चिल्ड्रंस को ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, जेंडर, स्टेटस, ये सबको हटके छोड़ के जो ट्रू टैलेंट होता है, यहाँ पे ट्रू टैलेंट को ही ट्रेनी बनाया जाता है। ये जो जगह है, इसकी रॉयल अकेडमी से भी ज्यादा रेपुटेशन है, लेकिन इस एकेडमी में एंट्री लेना और साथ ही साथ यहाँ पे अपनी जगह मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या एरन यहाँ पे इतने सारा कंपटीशन जीत पाएगा? क्या एरन में इतने स्किल्स हैं? और फिर उसके में दिखाया जाता है कि उसने एरन को बुलाया होता है और वो एरन को ये सब कुछ बताता है और बोलता है कि एरन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम अगर इस एकेडमी में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वो बोलता है कि मैंने बस तुम्हें ये बता दिया कि इस बात को अगर तुम चूज करोगे तो तुम्हें क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद एरन बोलता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। हम लोग देखते हैं कि एरन अपने रूम में बैठा होता है और यही सोच रहा होता है कि क्या मैं वहां जाके अच्छे से कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं 10 साल तक बेड पे पड़ा रहा और उसके बाद सडनली मैं एक ऐसे स्वॉर्डमैनशिप स्कूल में जाऊंगा, क्या मैं वहां पे खुद को सस्टेन कर लूंगा। लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बोलता है कि मैं उस तरह की लाइफ और ज्यादा नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे अपने लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा और अपनी लविंग फैमिली के लिए भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि फादर, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस स्कूल में जाऊंगा। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली उसको गुड बाय बोलने के लिए वहां पे आ चुकी होती है और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें हम लोग जल्द ही मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। फिर उसके बाद एरन बटलर के साथ यहाँ से चला जाता है और बटलर एरन को बोलता है कि ये आपकी फर्स्ट राइड है जहाँ पे आप टाउन को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। एरन बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर उसके बाद वो उसे एक मिनी स्वॉर्ड देता है जो कि लॉकेट टाइप का होता है और बोलता है कि मिस केरल ने मुझे दिया था और कहा था कि मैं आपको दे दूं। एरन अपने मन ही मन में कह रहा होता है थैंक यू केरल। और फिर उसके बाद बटलर बोलता है कि मास्टर, हम लोग उस स्कूल में पहुंच चुके हैं। एरन देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और फिर उसके बाद बटलर बोलता है कि क्या मैं आपको अंदर तक एस्कॉर्ट कर दूं। एरन बोलता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आज के बाद से मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेनी हूँ, तो मुझे कोई भी ऑफिशियल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए या कोई भी नोबल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे चीजों को खुद से करने की आदत डालनी पड़ेगी। बटलर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और फिर इसके बाद बटलर उसको बाय बोल देता है और एरन बोलता है कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। बटलर जाते जाते बोलता है कि मुझे यही उम्मीद है कि जब आप अगली बार वापस आएंगे तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स लेके वापस आएंगे। और फिर इसके बाद एरन उस एकेडमी के अंदर जाने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि गेट्स पर कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि अपने नोबल को अंदर लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि इस स्कूल में और भी फैमिलीज के नोबल्स आए होते हैं। तो एक गार्ड बताता है कि ये है यंग नोबल पार्ट लियोड, जो कि फैमिली ऑफ काउंट लियोड से आते हैं, एक बहुत ज्यादा रेप्यूटेड फैमिली जो कि किंगडम ऑफ कुबेरा में है। और फिर जो गेट पर गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें आपसे मिलकर काफी ज्यादा ऑनर हुआ और फिर वो उसको अंदर भेजने लग जाते हैं। अब जो एरन होता है वो भी गेट की तरफ को बढ़ता है और गार्ड्स को अपना रिकमेंडेशन लेटर देते हुए बोलता है कि मैं एरन पेरियारा हूँ और मैं बेरन फैमिली से आता हूँ। मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर मिला है एक वॉन्डरिंग प्रेस्टिजियस डेयरिंग नाइट जिनका की नाम है सोमरविले, उन्होंने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया है। फिर उसके बाद गार्ड्स उसको भी ऑनर करते हैं और बोलते हैं कि हमें खुशी हुई कि हम पेरियारा फैमिली के यंग मास्टर से मिले। फिर उसके बाद वो गार्ड बोलता है कि जिसने तुम्हें रिकमेंड किया है सर ब्रेन सोमरविले, वो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस नाइट है, बहुत सारे डिकेड से वो माइन कॉन्क्वेस्ट में अपनी लीड लेते हुए आ रहे हैं और सारी की सारी बैटल्स को जीते हैं। ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पे रिकमेंड किया है तो तुम यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। और फिर बोलता है कि तुम ऑडिटोरियम की तरफ जा सकते हो, मैं तुम्हें यहीं से गुड लक बोल देता हूँ। और फिर उसके बाद एरन उसको बोलता है कि आपके एनकरेजमेंट के लिए थैंक यू। फिर जब एरन वहां से चले जाता है तो वो गार्ड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सर ब्रेन को आखिर क्या हो गया, वो आखिर किसी को कब से रिकमेंड करने लग गए, वो तो किसी को भी यहाँ रिकमेंड नहीं करते हैं। और दूसरा गार्ड बोलता है कि हाँ, और खासकर उन्होंने जिसे रिकमेंड किया है ये लेजी नोबल, क्या इसके बारे में तुमने नहीं सुना है, आखिर उन्होंने इसे रिकमेंड क्यों कर दिया, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। ये तो पेरियारा फैमिली का वही लेजी किड है जिसके बारे में रूमर्स हैं और इसका अपीयरेंस देख के भी ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ज्यादा वीक पर्सन है। आखिर उस ओल्ड मैन को इसमें क्या दिखा जो उन्होंने इसे यहाँ पे रिकमेंड किया है, आखिर इसमें जो भी होगा हम बहुत जल्दी इसका पता लगा लेंगे। अब उसके बाद एरन ऑडिटोरियम की तरफ को जाने लग जाता है और जैसे ही वो ऑडिटोरियम खोलता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे नहीं, वही जितने भी
होते हैं लोग, तो ये सारे के सारे लोग एरन को ही घूरने लग जाते हैं और एरन बोलता है कि आखिर ये सारे लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं, मुझे यहाँ पे काम रहना पड़ेगा। और वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखता है और धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ को जाने लग जाता है। और वो देखता है कि पोडियम पे वही बंदा आया होता है जो कि एंट्री गेट पे गार्ड बना हुआ था, और वो बोलता है कि क्या ये यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है। और फिर उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी को बोलता है कि मैं तुम सभी 400 प्रिलिमिनरी ट्रेनीज को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मैं तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और तुम्हारा इवेल्युएशन करूंगा कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे करोगे। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बार मैं काफी ज्यादा अच्छे अच्छे चेहरे यहाँ पे देख रहा हूँ। वो कहता है कि सबसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे होगी इलिया लेंडसे, जो कि सेकंड जीनियस है फ्रॉम द लेंडसे फैमिली। वो ये भी सोचता है कि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इवन अपने भाई से भी ज्यादा टैलेंटेड। आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। फिर हम देखते हैं कि एक और बंदा यहाँ पे होता है जो कि अपने मन ही मन में एलिया को देखकर सोच रहा होता है कि डैम, मेरी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में आने के चांस में बहुत ज्यादा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि पक्का एलिया ही यहाँ पे फर्स्ट आने वाली है। ये वही बंदा है जिसको हमने स्टार्टिंग में गेट पर देखा था। फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम सभी को पहले कहा था कि अभी तक तुम यहाँ पे ऑफिशियल ट्रेनी नहीं बने हो, अभी तुम सिर्फ प्रीलिमिनरी ट्रेनीज हो। तुम सबको पता ही होगा कि जो स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग की प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, और अगर तुम लोग नेक्स्ट स्टेज में पास कर जाओ जिसमें कि तुम्हारे 2 डिफिकल्ट असेसमेंट होने वाले हैं, तो उसके बाद तुम यहाँ रहने का सोच सकते हो अगले साल तक, और तब तक प्रीलिमिनरी का टाइटल तुम्हारे साथ रहेगा। और ऑफ कोर्स हेल जैसी चीजें यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करने वाली हैं। तुम्हारी ये ट्रेनी जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और फिर वो सभी से बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग अपनी सारी बिलोंगिंग्स यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि अब यहाँ से बाहर जाने वाले हैं हम लोग। और फिर वो उन सभी को ग्राउंड की तरफ को ले जाता है, ट्रेनिंग ग्राउंड। वो बताता है कि इस जगह पे तुम लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग होगी, बहुत सारे सेशंस होते हैं इस जगह पे, जैसे कार्डियो सेशन, पल्मोनरी सेशन, एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस एटसेट्रा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इतना ज्यादा हैवी नहीं जाना है, ये जगह पे हमारी अभी सिर्फ एक नॉर्मल रनिंग कोर्स होगा। और फिर वो सभी से बोलता है कि सारे के सारे तैयार हो जाओ, तुम्हारा सबसे पहला फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू होने वाला है। और फिर वो भागने लग जाता है और सभी से बोलता है कि तुम्हारी रेस शुरू हो चुकी है। और सारे के सारे लोग उसके पीछे रेस करना शुरू कर देते हैं, और वो बोल रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तुम लोग थोड़ा बेहतर तो कर रहे हो। वो जो बार्ट होता है, ये वो ब्लू बाल वाला नोबल, वो बोल रहा होता है कि मैं शायद थोड़ा बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। और फिर वो अपने लेजी नोबल की तरफ को देखता है जो कि जमीन पर पड़ चुका होता है। वो बोलता है कि ये अपना निकनेम को काफी अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सच में लेजी है और इसके बस का कुछ भी नहीं है। जो अपना एरन होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा हार्ट है वो बहुत जल्दी बर्स्ट होने वाला है, मैं और ज्यादा इसको नहीं कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी ही थी। लेकिन वो दोबारा खड़ा उठता है और अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए दोबारा भागना शुरू कर देता है। और वो जो ट्रेनर होता है वो उसको देखकर हंस रहा होता है। एरन बोलता है कि उस मैन के कंपेयर में जिसको मैं अपने ड्रीम में देखता हूँ, उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे अगर उसकी तरफ बनना है तो मुझे उतनी मेहनत करने की जरूरत है, और ये करने के लिए मुझे भागता रहना पड़ेगा, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। और हम देखते हैं कि मैराथन चल रही होती है और जो अपना एरन होता है वो अपनी पूरी की पूरी मेहनत के साथ वहां पे रेस कर रहा होता है, और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो किसी भी मोमेंट पे बेहोश हो सकता है। अब जो दूसरा इंस्ट्रक्टर वहां पे होता है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि ये तो अभी बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर रहा है, मैंने तो सोचा था कि इतनी देर में गिव अप कर देगा। वो बोलता है कि इसकी हालत देखकर इसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक तो नहीं लग रही है, और ये बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं है। और हम देख रहे होते हैं कि जो एरन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, और अब अचानक से एरन बेहोश होने लग जाता है, और उतने में जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो वहां पर आकर उसको संभाल लेता है। और हम देखते हैं कि बाकी लोग अपनी रेस पूरी कर रहे होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है और इसने अपनी बॉडी की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर लिया है। ये किड सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किड है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि एरन को होश आता है सीधा रूम के अंदर, वो किसी तो मेडिकल रूम में होता है और बोलता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। अचानक से उसके पास एक
आदमी आता है और उससे बोलता है कि डोंट वरी, अब तुम्हारी बॉडी ठीक है और तुम कंप्लीटली फाइन हो। मैं यहाँ का इंस्ट्रक्टर हूँ, इंस्ट्रक्टर रन टरहाल। मैं रिकवरी रूम के इंचार्ज में हूँ और यहाँ पे अब तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा गया है। वो बंदा एरन को बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे काफी रोज यहाँ पे दिखने वाले हो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हालत है तुम्हें शायद रोज मेडिकल रूम की जरूरत पड़ेगी। एरन एकदम सीरियस रिप्लाई देता है कि हाँ, शायद आपने सही कहा। फिर वो बंदा बोलता है कि अरे इतने भी ज़्यादा सीरियस मत हो, मैं तो मज़ाक कर रहा था। फिर वो एरन के हाथ में कुछ तो पेपर देता है जिसमें कि रैंकिंग्स लिखी होती है और एरन को पता चलता है कि ये जो रैंकिंग्स है टेस्ट की, ये सिर्फ अभी के टेस्ट की है और इसका फ्यूचर के एडमिशन इफेक्ट पे कोई भी असर नहीं होगा। फाइनल असेसमेंट अलग से होगा और इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है अभी की रैंकिंग्स के हिसाब से। और हम देखते हैं कि जो एरन होता है, एरन यहाँ पे 400th रैंक पे आया होता है, जो कि ऑफ कोर्स लास्ट रैंक होती है। वो ट्रेनर बोलता है कि तुम्हें बस यहाँ पे और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है और तुम अपनी रैंक को बहुत इजीली हाई कर लोगे। आज से 1 साल बाद ये जो रैंक्स हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएंगी, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एरन लेकिन उसको कुछ भी नहीं बोल रहा होता और एकदम शांत होता है और वो इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि आखिर इसके साथ क्या दिक्कत है, मैं इसको इतना कंफर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये एकदम शांत बैठा है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रैंक की वजह से बिल्कुल भी सैड नहीं है, इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और फिर उसके बाद वो उसको बोलता है कि ऑल राइट, अगर तुम ठीक हो चुके हो तो तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम पहले ही दिन क्या यहाँ पे सिर्फ बेड पे पड़े रहोगे। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ट्रेनर होता है वो सभी से बोलता है कि हेलो ट्रेनीज, तो आखिर तुम्हारी रात की नींद कैसी रही, क्या ये बुरी तो नहीं थी? और सभी उसको जवाब देते हैं कि यस सर। वो ट्रेनर बोलता है कि हाँ हाँ, वेरी गुड, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया कर रहे हो, मुझे तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है कराका, मैं भी यहाँ पर तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम्हें यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। फ्रॉम नाउ, आज सभी से तुम लोग अपने रूटीन्स के हिसाब से चलोगे और तुम्हारे रूटीन के हिसाब से तुम्हें सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम्हारी मॉर्निंग ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद लंच होगा, फिर तुम्हारी आफ्टरनून ट्रेनिंग होगी, फिर तुम्हारा डिनर होगा और डिनर के बाद मेंटल ट्रेनिंग और लिबरल आर्ट्स क्लास होगी। अगर टाइम टेबल में कोई भी चेंज होता है तो हम लोगों को तुम्हें बता देंगे। इसके अलावा जितना भी फ्री टाइम है वो तुम्हारा खुद का टाइम है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे यूटिलाइज करोगे। आज से हम लोग ड्रिल हॉल, इंडोर फिटनेस रूम्स और साथ ही साथ ट्रेनिंग एरियाज भी खोल देंगे। कोई भी प्रीलिमिनरी ट्रेनी अगर अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग करना चाहता है तो वो एकदम फ्री है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, उसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ फ्री टाइम में होना चाहिए। एरन अपने मन ही मन में खुश होता हुआ सोचता है कि ग्रेट, अब मैं अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो इंस्ट्रक्टर आगे से अनाउंस करता है कि लेकिन जो किसी भी टाइप की वेपन ट्रेनिंग है इंक्लूडिंग स्वॉर्डशिप, वो सारी की सारी बैन है, अभी कोई भी स्वॉर्ड ट्रेनिंग या वेपन ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। और ये सुनते ही एरन एकदम सैड हो जाता है। अब उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शाम के वक्त पे वो जो लियोर्ड होता है ब्लू बाल वाला, उसको अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है और उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि क्या ये जो लिबरल आर्ट्स क्लास थी ये बहुत ज्यादा बेकार नहीं थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चल रही थी और मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। उसका दूसरा साथी बोल रहा था है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल भी क्लास में मन नहीं लग रहा था और तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरा बंदा बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, सर ने क्लास में क्या कुछ पढ़ाया भी। और फिर उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी मस्कुलर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो देखिए काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पे सब लोग कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी शुरुआती दिन है तो सभी लोग ट्रेनिंग करने आएंगे, धीरे धीरे ये सभी लोग थक जाएंगे और हार मान लेंगे। और फिर इसके बाद जो लियोर्ड होता है वो देखता है कि इलिया यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है और उसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसके बारे में जो रूमर्स थे वो सच में मुझे ट्रू लग रहे हैं, ये सच में बहुत ज्यादा पावर गेन करती है। इसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई प्रीलिमिनरी ट्रेनी है, इसके अंदर सच में बहुत ज़्यादा पावर है और ये तो मुझे भी इन्फीरियर फील करवा रही है, ये टोटली डिफरेंट लेवल पे है। उसका साथी लियोड से बोलता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है, मैंने सुना है कि ये सिर्फ 1 साल बड़ी है मुझसे, उसके बावजूद भी इसमें इतनी पावर है। और फिर उसके बाद वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को अपना एरन दिखता है और वो उसको देखकर उसका मजाक बनाते हैं कि देखो ये जो अपना लेजी है, लेजी नोबल, ये भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। और वो हंसते हंसते बोल रहे होते हैं कि इसने तो कल भी बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, इसके लिए तो इतना करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये तो हमसे एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। ये बहुत ज्यादा रेडिकुलस है कि ये 15 साल से सिर्फ सोया रहा और अचानक से इतना सारा हार्ड वर्क करने लग गया। इसको देखो तो जरा, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी मोमेंट बेहोश हो सकता है, इससे वेट भी नहीं संभाला जा रहा है। उसके बाद जो लियोर्ड होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करना बंद करो और कुछ ढंग का काम करो। उसके साथी उससे बोलता है ओके,
फिर उसके बाद लियोड थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसको वहाँ पे जूडिथ दिखती है। वो बताता है कि जूडिथ वही लड़की है जिसने मुझे टेस्ट में सेकंड प्लेस पर किया था और ये खुद फर्स्ट प्लेस पे आई थी। इसकी जैसी एक कॉमनर यहाँ है। ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं इससे दोबारा हारना नहीं चाहता हूँ। मैं इसको हरा के रहूंगा। और फिर उसके बाद जूडिथ उससे बोलती है कि हे, मुझे देखना बंद करो और अपना कुछ काम करो। लियोड एकदम थोड़ा सा हड़बड़ी में उससे कहता है कि क्या क्या तुमने मुझसे कहा? जूडिथ बोलती है कि क्या तुम पागल हो? क्या मैंने तुम्हारी तरफ को नहीं देखा? तो ऑफ कोर्स मैं तुम्ही से कह रही हूँ। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, तो चुपचाप यहाँ से पहली फुर्सत में दफा हो जाओ। अब उतने में ही जो लियोड के दोस्त होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टोन में बात करने की? जो लियोड है वो एक नोबल फैमिली से है और वो किंगडम का यंग मास्टर है, तो थोड़ा तमीज से उससे बात करो। ही इज समवन जिसको तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में ऐसे ही थोड़ी कहासुनी चल रही होती है और उतने में ही जो जुडित होती है वो बोलती है कि 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखो। और वो लोग जब दूसरी तरफ को देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जहाँ पे अपना एरन ट्रेनिंग कर रहा होता है उसके पास इलिया आई होती है। और इलिया उसे बोलती है कि हे, क्या तुम ठीक तो हो? और फिर उसके बाद इलिया उसको बताती है कि मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। और वो लोग कुछ बात करने लग जाते हैं और वहीं जो जुडिथ और बाकी लियोट लोग होते हैं ये लोग उनको देख रहे होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर उसके बाद इलिया अपनी जगह से वहां से जाने लग जाती है और जूडिथ और लियोट दोनों अपने मन ही मन में कह रहे होते हैं कि मैं उनकी एक भी बात को नहीं सुन पाया। और फिर उसके बाद जूडिथ वहां से जाने लग जाती है और लियोट का दोस्त बोलता है कि हे, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? हम अभी तक बात पूरी नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे एरन ट्रेनिंग कर रहा होता है वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उतने में जूडिथ वहां पे आती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैंने जब तुम्हें बुलाया तो तुमने आखिर मेरा जवाब क्यों नहीं दिया? एरन बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी नहीं। फिर उसके बाद जूडिथ उसे बोलती है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो जानना चाहती हूँ वो मुझे जल्दी से बता दो। एरन बोलता है कि आखिर तुम क्या जानना चाहती हो? जूडिथ बोलती है कि इलिया, इलिया ने तुमसे आखिर किस बारे में बात करी? तुम्हारी जो भी बात हुई मुझे बताओ। फिर उसके बाद एरन उसे बताता है कि इलिया ने सिर्फ उसे ये सिखाया कि आखिर ये इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली कैसे यूज किया जाता है, कैसे बेहतर तरीके से वर्कआउट किया जाता है। जूडिथ उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? तुम्हें क्या सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस बात पे भरोसा कर लूंगी? तुम झूठ बोल रहे हो। उसने तुमसे जरूर कुछ और बात कही होगी। आखिर सच सच बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? क्या तुम लोग कहीं एक दूसरे को पहले से तो जानते नहीं हो, या फिर कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? एरन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहली बार है कि मैं उसे देख रहा हूँ। हमारी तो फर्स्ट टाइम ही मीटिंग हुई है। फिर उसके बाद जुडिथ जाते हुए बोलती है कि फाइन, जो तुम इतना सीरियस फेस बना के एक्सप्रेशन दे रहे हो, कोशिश करो एक्सप्रेशन देना कम करो। कोई दूर से देखेगा तो उसे ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे तुम्हें बुली कर रही हूँ। और फिर उसके बाद वो वहां से जाने लग जाती है और जो एरन होता है वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये सच में काफी ज्यादा परसिस्टेंट थी। और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे फिर से ट्रेनिंग करनी चाहिए? जैसा मुझे इलिया ने सिखाया था अब मैं उसी हिसाब से ट्रेनिंग किया करूंगा। और फिर उसके बाद उतने में ही उसके पास लियोड आता है और लियोड उसको बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इलिया ने यहाँ पर आकर तुमसे क्या कहा था? और अगर ये पॉसिबल हो तो मुझे ये भी बता देना कि वो जो रेड हेयर वाली ये लड़की आई थी उसके साथ भी तुम्हारी क्या कन्वर्सेशन हुई थी। फिर उसके बाद एरन उसको भी वो सब कुछ बता देता है। अब इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लियोड अपने साथियों के साथ होता है और उसका एक साथी उसे बोल रहा होता है कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है और हम बार बार सेम चीजों को रिपीट कर रहे हैं और सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। और अब तो मुझे इस चीज का रीजन भी समझ नहीं आ रहा है कि इतने समय से हमें आखिर ये लोग स्वॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी ढंग की प्रैक्टिस क्यों नहीं करवा रहे हैं। वहीं जो लियोड होता है वो देखता है कि इलिया आज भी एरन की ट्रेनिंग करवा रही होती है और उसको काफी ज्यादा हेल्प कर रही होती है उसकी ट्रेनिंग करवाने में। हम देखते हैं कि इलिया एरन को बोल रही होती है कि तुम्हें अपनी ब्रीथिंग पे वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा ढंग से काम करो। और वहीं जो लियोड होता है वो खुद को सेटिस्फाई करते हुए बोलता है कि मुझे इन दोनों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद लियोड बोलता है कि जो इलिया है ये बहुत ज्यादा मेरी टफ कॉम्पिटिटर है। और वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूँ एरन पेरियारा की तो वो एलिया का एकदम अपोजिट है। मुझे जरूर इस चीज पे भरोसा है कि वो यहाँ पे खुद की वजह से तो नहीं आया है, उसकी जरूर कुछ सोर्सेस लगे यहाँ पे आने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज से पहले कभी वर्कआउट नहीं किया वो अचानक से यहाँ पे आखिर क्यों आ गया? और इसके अंदर इतनी हिम्मत है भी नहीं कि वो खुद से यहाँ पे आ जाए। ऑल्दो इसको जितना भी मॉक किया जाता है यहाँ पे इलिया ने इसको बहुत हद तक इनकरेज किया है। और इलिया की वजह से ही अभी तक ये बंदा यहाँ पे सस्टेन कर पाया है, वरना ये कब के यहाँ से बाहर हो जाता।
और फिर उसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि चलो अब हम लोग को ट्रैक पर जाना पड़ेगा, हम वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि मुझे गोल करना है कि मैं सेकंड प्लेस पर आ जाऊँ। अब जब वो ट्रैक्स पर पहुँचता है तो वो देखता है कि जुडिथ वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रही होती है, अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वो सोच रहा होता है कि जुडिथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। जुडिथ हमसे भी पहले ग्राउंड पे आ जाती है और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। इसकी जैसे कॉमन लोगों को आखिर यहाँ आके इतना वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। और फिर वो बोलता है कि चलो हमें भी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसका साथी बोलता है कि क्या अभी से हम लोग शुरू कर दें? तो लियोड उसको बोलता है कि अगर ये तुम्हारे लिए ज़्यादा है तो तुम हट सकते हो, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूँगा। उसका साथी बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर वो बोलता है कि तो ठीक है, अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मुझे फॉलो करो। अब ऐसे करके अकेडमी में ये सब कुछ चल रहा होता है और ऐसे करके 3 महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे जो दो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार के ट्रेनी सच में काफी ज्यादा मेहनती आए हैं और वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो हमारा अनराइवल्ड ट्रायो था यानी कि जुडिथ, लियोड और इलिया, ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और खुद से इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। और बात करें यदि अपने लेज़ी नोबल की, तो उसने भी यहाँ पे ठीक-ठाक मेहनत कर ली है और वो इस स्टेज तक आ चुका है कि अब उसके साथ लेज़ी नाम जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। उसने अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है और फिर उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है कि आज आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। फाइनली वो टाइम आ चुका है जब तुम लोगों का मिड टर्म इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। और फिर वो सभी को बताता है कि तुम्हारे इस बार के मिड टर्म इवोल्यूशन का जो कोर्स रहने वाला है वो अब मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो भी तुम्हारा कोर्स है तुम्हें उसे टाइम लिमिट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। और वो कुछ तो मैप में उन्हें कोर्स समझाने लगता है। सभी लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि हम इस टाइम लिमिट के अंदर इस कोर्स को पूरा कर दें। वो कोच बोलता है कि नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इन 4 मंथ्स में तुम लोगों ने जितना सब कुछ सीखा है सिर्फ तुम्हें उसी को यहाँ पे करना है, इंक्लूडिंग रनिंग एंड स्विमिंग। और ये जो टेस्ट होने वाला है ये सिर्फ एक इवोल्यूशन टेस्ट है। इसके बेसिस पे तुम्हारा कंप्लीट कोर्स अभी पूरा नहीं होगा और ये रैंकिंग्स भी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी यहाँ पे ट्रेनीज टॉप 5 के अंदर आएंगे उनको स्वॉर्ड मास्टर खुद से अवार्ड देंगे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन है तुम लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। और आज से 10 दिन बाद ठीक 9 बजे तुम लोगों का जो टेस्ट होगा वो शुरू हो जाएगा, तो तुम लोग खुद को प्रिपेयर कर लो। आज से 10 दिन तक कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, तुम्हारे पास पूरी फ्री अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। अब उसके तुम्हें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियोड का साथी उसे बोलता है कि क्या तुम टेस्ट के लिए रेडी हो? उसका दूसरा साथी बोलता है कि ऑफ कोर्स, लियोड बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है। लियोट अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इलिया, जुडिथ एंड बाकी के जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि मेरे कंपटीशन में हैं। और अगर मैं इलिया और जुडिथ को हटा भी दूं तो उसके बावजूद भी मैं टॉप 5 में तो आराम से आ जाऊंगा, तो मुझे उतना भी कोई रिस्क फैक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों, वैसे तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, लेकिन ये जो बंदा है एरन, ये मुझे बहुत ज्यादा बदर कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में इसके अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। खैर, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जुडिथ को, जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और बोलती है कि आज मैंने एक और नया रिकॉर्ड सेट किया है। ऐसा लगता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है। अब वहीं जुडिथ एरन को देखती है और एरन भी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। जुडिथ उसको देखकर बोलती है कि ये पिछले कुछ दिनों से अपनी सारे के सारे लिमिट्स हटाकर ट्रेनिंग कर रहा है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जब इसने यहाँ ज्वाइन किया था तब से लेकर अभी तक इसकी फिजिकल एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जुडिथ को जो सबसे अच्छी बात लग रही होती है एरन की, वो ये कि वो अपनी पूरी की पूरी लिमिट्स को पुश कर देता है। जब वो थक जाता है तब भी रुकता नहीं है। और यही सोचकर जुडिथ कह रही होती है कि आखिर ये डेथबैक नोबल यानी कि लेजी नोबल, ये अगर इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं इतनी मेहनत कर सकती हूँ। और वो भी फिर सोचती है कि मैं अपनी पूरी लिमिट्स तक खुद को पुश करूंगी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है ये किसी को तो बता रहा होता है कि इस बार टोटल 30 लोग इस कंपटीशन में पार्ट करने वाले हैं। और ये जिसको बता रहा होता है ये होता है क्रोनो स्कूल का स्वॉर्डमैनशिप का मास्टर, जिसका कि नाम होता है लैन। और वो बोलता है कि 30 तो बहुत अच्छा नंबर है। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मास्टर, आज इस बार आखिर आप खुद यहाँ पे कैसे आ गए? तो मास्टर बताता है कि मेरे लिए बेटर था कि मैं किसी और के मुंह से ना सुन के खुद ही आके यहाँ पे देख लूं कि कैसा सीन चल रहा है। फिर उसके बाद मास्टर इंस्ट्रक्टर से थोड़ा मजाक करता है और बोलता है कि मैंने सुना है तुम एडान किंगडम से हो। वो बोलता है कि हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मास्टर। मास्टर उसके कान में पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल का हूँ? तो वो बंदा बोलता है कि आप मुझे 52 के लगते हैं। तो मास्टर बोलता है कि तुम चाटने में बहुत ज्यादा माहिर हो।
ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी को डबल कर दूँगा। और हमें पता चलता है कि जो आयन होता है वो 90 ईयर्स का होता है, यानी कि अपना मास्टर 90 ईयर्स का होता है। फिर उसके बाद आयन बोल रहा होता है कि बाय द वे इस बार के जो ट्रेनीज़ हैं वो लास्ट ईयर के ट्रेनीज़ से एकदम डिफरेंट है और ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है इन्हें सिखाने में। फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर मास्टर को बता रहा होता है कि ये जो सामने लड़की है इसका नाम है याना और ये लिंडसे स्वॉर्डमैन फैमिली से है और ये बहुत बड़ी जीनियस है और ये आज तक हर प्लेस पे फर्स्ट आई है और शुरुआत से लेकर अभी तक इसका काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है और इसने अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन यहाँ पे बनाई है। मास्टर बोलता है कि ये लड़की थोड़ी अजीब है, ये अपना खुद का पाथ बना सकती थी लेकिन ये भी उसी पाथ पे आई जिस पाथ पे सब लोग चल रहे हैं, वो चाहे तो यहाँ से निकल सकती है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर उसे दूसरी लड़की दिखाता है और बोलता है कि ये रेड बल वाली लड़की, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है। मास्टर बोलता है कि इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रही है, तुम्हें इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हमने बहुत बार कोशिश करी है लेकिन ये हमारी नहीं सुनती है और प्रोबेबली जब तक ये अपनी मन की ना करें तब तक ये नहीं रुकने वाली। मास्टर बोलता है कि तुम लोगों ने इसे रोकना चाहिए, ये अगर ऐसी करती रही तो ये इसकी एबिलिटीज का वेस्ट होगा, इसके ऐसा करने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा, मैं जाता हूँ और इससे पूछ के आता हूँ। और फिर मास्टर उसके पास बोलता है और इनकी कुछ तो बात चलती है और फिर मास्टर वापस आ जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे जुडिथ ने मास्टर की भी बात नहीं सुनी। और फिर उसके बाद ट्रेनर मास्टर से बोलता है कि मास्टर क्या हुआ। मास्टर बताता है कि वो बहुत ज्यादा बच्ची है, उसने मास्टर से ये बोला कि जब तक आप मुझे कोई वैलिड रीज़न नहीं दे देते हैं ने ट्रेनिंग नहीं करने का तब तक मैं नहीं रुकने वाली हूँ। फिर उसके बाद मास्टर उस इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि आखिर एरन पेरियारा कहाँ है, मुझे तो एरन पेरियारा को ही देखने का सबसे ज़्यादा मन है। वो इंस्ट्रक्टर फिर मास्टर को बताता है कि वो ऑलमोस्ट आधे घंटे से डेड लिफ्टिंग कर रहा है और आधे घंटे तक उसने अपनी लिमिट को पुश किया हुआ है। मास्टर बोलता है कि उसे ऐसा करने दो और जब तक वो खुद से ना रुके तब तक तुम लोग उसे मत रोकना, उसके लिए यही बेहतर रहेगा कि वो अपने लिमिट्स को टेस्ट करे। ये जो लड़का है इसके माइंड का इसकी बॉडी के ऊपर बहुत परफेक्ट कंट्रोल है। अब हम लोग देखते हैं कि एरन की ट्रेनिंग फाइनली ओवर हो चुकी होती है और वो अपने बेड पे लेटा हुआ सोच रहा होता है कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हुई हैं। जो लोग मुझे शुरुआत शुरुआत में मॉक किया करते थे, मुझे इग्नोर किया करते थे, वो लोग अब मेरे बारे में काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ये सच में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है। और एलिया एलिया आखिर मेरी हेल्प क्यों कर रही है, वो ऐसी तो नहीं लगती है कि वो बिना किसी कारण से किसी को हेल्प करेगी। खैर जो भी है मैं इस बारे में सोचना बंद कर देता हूँ, इसके बारे में सोच के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, मुझे अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद एरन सो जाता है और वो देखता है कि उसको सपने में दोबारा से उसकी मॉम नजर आती है और वो वही अपने पास्ट में पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो बेड अपना नहीं छोड़ता है और सारा दिन सिर्फ सोया रहता है। वो सपने में अपनी मॉम को देखता है लेकिन देखते देखते कह रहा होता है कि मुझे पता है ये मेरी रियल मॉम नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम जो वार्मथ आ रही है वो मेरी मॉम की जैसी आ रही है। और इसकी मॉम उसको कह रही होती है कि तुम हमेशा यहीं सोए रहो, मुझे छोड़कर कभी मत जाओ। और फिर वही सपने के अंदर ही जो एरन होता है वो देखता है कि काफी तेज की लाइट कहीं से तो आ रही होती है और वो जैसे ही थोड़ी कोशिश करता है उस लाइट की तरफ को देखने की तो उसको नजर आता है कि एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड वहां पे किसी ने पकड़ी होती है और जिसने वो स्वॉर्ड पकड़ी होती है वो और कोई नहीं होता बल्कि वही आदमी होता है जिसको एरन ने अपने सपने में देखा होता है, उसी सपने में जो कि उसको एपिसोड के स्टार्टिंग में आया था। और एरन जैसे ही उस स्वॉर्डमैन की तरफ को जाने लग जाता है तो उसकी मॉम उसे रोकती है और उसको बहुत ट्राई करती है कि वो उसको ना जाने दे, लेकिन एरन उसको छुड़वा लेता है और बोलता है कि मॉम थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और फिर वो स्वॉर्ड्समैन की तरफ को भागना शुरू कर देता है और वो जाते जाते बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बेसिकली सपने में एरन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है कि कैसे वो अपनी अर्ली स्टेज को छोड़कर एक नई स्टेज की तरफ को आगे बढ़ रहा होता है। और अब अचानक से एरन की नींद खुलती है और वो पाता है कि उसकी बॉडी से कुछ तो अलग सी ही एनर्जी बह रही होती है और ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी हो रही होती है एकदम धुएं के फॉर्म में निकल रही होती है और ऐसे ही एरन ग्राउंड की तरफ को जाने लग जाता है और सभी लोग उसको देखकर एकदम शॉक हो रहे होते हैं कि उसकी बॉडी से एक इस टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही है। सबको यही लग रहा होता है कि इसने सारी रात ट्रेनिंग करी है। जो अपना लियोर्ड होता है वो सोच रहा होता है कि जो जुडिथ है, जुडिथ ने इतनी ज्यादा वर्कआउट कर लिया है कुछ दिनों में कि ऑब्वियसली उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो जुडिथ मेरे लिए उतनी ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर नहीं है और एज लॉन्ग एज मैं अपने आप को ज्यादा डाउन नहीं करूंगा तो सेकंड प्लेस पे तो मैं आ ही जाऊंगा।
हम लोग देखते हैं कि इलिया भी एरन की तरफ को देख रही होती है और उसको भी एरन में काफी ज्यादा बदलाव नजर आता है। अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी को बोलता है कि अब करेंटली 8:55 AM हो चुका है और मैं तुम सभी को तुम्हारे इवोल्यूशन टेस्ट के रूल बताने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। बोलता है कि इसके 4 स्टेजेस में तुम्हारा कोर्स होगा। हर स्टेज में एक एक इंस्ट्रक्टर तुम्हारे साथ होगा और तुम जैसे टारगेट गोल के पॉइंट्स को एक्सीड कर दोगे तो तुम अगली लोकेशन में मूव कर सकते हो। और एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो टेस्ट है ये एक एब्सोल्यूट इवोल्यूशन टेस्ट है। तुम्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि आखिर तुमने खुद में कितना डेवलपमेंट किया है और कितनी तुम्हारी ग्रोथ हुई है। और फिर वो सभी को रेडी होने के लिए कहता है और फिर उनका कोर्स बिगिन हो जाता है। जो पहली स्टेज होती है वो होती है पुश प्रेस की, यानी कि आपको पुशअप मारने होते हैं। और जो इलिया होती है वो इसमें काफी ज्यादा फास्ट कर रही होती है, जिसको देखकर लियोट काफी शॉक होता है। वो बोलता है कि मैं इलिया की तरह इतना फास्ट तो नहीं कर पाऊंगा चाहे मैं कितना भी ज्यादा ट्रेन कर लूं, लेकिन इलिया के अलावा मेरे जीतने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है अपने एरन के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ पुशअप मार रहा होता है। और लियोड उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये अभी तक एग्जॉस्ट क्यों नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा था कि आज ये बिल्कुल भी अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अब तभी हमें पता चलता है कि इलिया ने अपनी स्टेज 1 को पास कर लिया होता है, जो देखकर लियोड और शॉक हो जाता है कि आखिर इसने इतना फास्ट कैसे कर लिया। और तभी हमें पता चलता है कि इलिया के बाद एरन पेरियारा ने भी अपनी स्टेज 1 को पास कर लिया होता है। और लियोड यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर एरन इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लिया। और फिर वो सोच रहा होता है कि मुझे इसको ज्यादा अटेंशन नहीं देनी चाहिए बल्कि अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस हिसाब से एरन की बॉडी है मुझे लगता नहीं वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है बॉक्स जंप की स्टेज, जिसको भी एरन काफी अच्छे से पास कर रहा होता है। और वो बोलता है कि मेरी बॉडी पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा हॉट फील कर रही है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं ओवरडू कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज की आदत है। आज पूरी तरीके से बॉडी मेरी मेरा साथ दे रही है और मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड या फिर बर्नआउट फील नहीं हो रहा है। और वो अपने आप से यही कह रहा होता है कि मुझे और फास्ट करना चाहिए, मुझे और फास्ट करना चाहिए। और अचानक से इंस्ट्रक्टर बोलता है कि एरन पेरियारा की सेकंड स्टेज भी पास हो चुकी है और एरन अपनी सेकंड स्टेज भी पास कर चुका होता है और लियोड की अभी तक पहली स्टेज ही पास नहीं हुई होती है। जूडिथ भी काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है और पहली स्टेज को पास करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो भी अभी तक पहली स्टेज में ही होती है। एरन अपनी थर्ड स्टेज में पहुंच चुका होता है, जो कि होती है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की। और अभी एरन से आगे सिर्फ इलिया है, बाकी सारे एरन से पीछे हैं। इलिया अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर आज एरन को क्या हो गया है, ये इतना फास्ट कैसे कर रहा है। हम जब एरन को देखते हैं तो अचानक से एरन को फील होता है कि उसके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो फिर से अपने आप को कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे इलिया को सरपास करना पड़ेगा। और पूरी कोशिश करते हुए वो आगे भागता है और इलिया से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उतने में वो देखता है कि जो जूडिथ होती है वो उससे और इलिया दोनों से आगे निकल जाती है। जूडिथ अपने मन ही मन में कह रही होती है कि मैं नहीं हार सकती, मैं कभी भी नहीं हार सकती, मुझे बहुत ज्यादा ओवरडू करना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है इस स्टेज तक आना। वो सारी बातें याद कर रही होती है कि लोग उसके बारे में आखिर क्या-क्या बातें करते हैं, जो सोचकर उसको अंदर से और ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा होता है। और वो कह रही होती है कि मैंने यहाँ आने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े-बड़े नोबल्स भी बड़ी मुश्किल से आते हैं और मैंने यहाँ पे अपनी जगह बनाई है। मुझे अब ऐसे नहीं हारना है। और जूडिथ थर्ड स्टेज भी पास कर देती है और फोर्थ स्टेज में चली जाती है, जो कि होती है लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग की स्टेज। और अचानक से जूडिथ रियलाइज़ करती है कि उसकी बॉडी अपनी मैक्सिमम पे आ चुकी है और उसको रियलाइज होता है कि वो आगे और ज्यादा ओवरडू नहीं कर पाएगी। वहीं जो एलिया होती है, एलिया जूडिथ से आगे निकल जाती है और जूडिथ अब आगे और कंटिन्यू नहीं कर पा रही होती है और बेहोश होते हुए वो पानी के अंदर डूबने लग जाती है। अब उतने में ही हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि जो एरन होता है उसने जूडिथ को पानी से निकाला होता है और वो खुद पकड़ के जूडिथ को पानी से बाहर ला रहा होता है। जूडिथ जैसी हल्की हल्की होश में आती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसको जो पानी से बाहर निकालने वाला बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि एरन है और वो देखकर उसको काफी ज्यादा हैरानी होती है। वही हम देखते हैं कि एरन अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपनी जो रेस होती है उसको बीच से छोड़कर जूडिथ की हेल्प कर रहा है। जूडिथ हल्की हल्की होश में आई ही होती है और वो एरन से बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा एनोइंग हो, आखिर तुम अपनी रेस क्यों नहीं पूरी कर रहे हो।
एरन उसको बोलता है कि तुम चुप रहो, हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच चुके हैं। और हम देखते हैं कि एरन जुडिथ को सेफली पानी से बाहर ले आया होता है और बोलता है कि जुडिथ, क्या अब तुम ठीक हो? और उतने में इंस्ट्रक्टर वहां से भागते हुए आता है और एरन को बोलता है कि जुडिथ को तुम मेरे पास छोड़ दो और जाओ अपनी रेस पूरी करो। और फिर उसके बाद एरन जल्दी जल्दी में वहां से जाने लग जाता है और इंस्ट्रक्टर उससे बोलता है कि जल्दी तुम यहाँ से जाओ। वहीं जुडिथ जितनी भी होश में होती है वो हल्की हल्की आंखों से एरन को देख रही होती है और बोलती है कि ये कितना बड़ा इडियट था। अब हम लोगों को शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रेस पूरी हो चुकी होती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी रेस पूरी नहीं कर पाए होते हैं और काफी ज्यादा उदास होते हैं। उतने में उनके पास इंस्ट्रक्टर आता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी डिस्करेज क्यों हो रहे हो, अभी तुम्हारे पास और मौके हैं। अगर तुम सेकंड राउंड ऑफ इवोल्यूशन तक खुद को अच्छा कर लोगे तो तुम्हारे सरवाइव करने के चांसेस हैं। अभी से अपने स्टैंडर्ड इतना नीचे मत गिराओ, अभी इवोल्यूशन और ज्यादा बचा है और जितनी जल्दी तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे सर्वाइवल के चांस बच जाएंगे। और फिर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी भी उनके पास मौका है। वो इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि फर्स्ट इवैल्यूएशन टेस्ट में अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल इस बार का जो रिजल्ट है वो पिछली बार के इवैल्यूएशन टेस्ट से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। और दूसरा इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार कुछ तो अलग जरूर है। इस बार के कैंडिडेट्स वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं और कुछ तो नेचुरली बहुत टैलेंटेड किड्स आए हैं, बट उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। वो बोलता है कि हमारा हीरो ऑफ द डे यानी कि एरन वो 34th रैंक पे आया है आउट ऑफ 35 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने इवेल्युएशन टेस्ट में आखिर ऐसा सब कुछ क्यों किया। वो चाहता तो बहुत अच्छी रैंक ला सकता था, क्या उसने ये सब कुछ अच्छा बनने के लिए किया होगा? अब हम लोग वहां पे देखते हैं लियोड और उसके साथियों को, और उसका एक साथी बोलता है कि मैं 5th रैंक पर आया हूँ। अब उतने में वहां पे लियोड आता है और बोलते हैं कि कांग्रेट्स लेंस। लेंस उसको बोलता है कि सर लियोड, ये सब आप ही की गाइडेंस की वजह से है कि मेरी 5th रैंक आई है। लियोड बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है, तुमने अपनी मेहनत से ये रैंक अचीव करी है। और वहीं लियोड अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे सेकंड प्लेस तो मिली है, लेकिन शायद वो सेकंड प्लेस नहीं आती। और आज एरन ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है वो देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ। उसका लेवल बहुत ज्यादा अप हो चुका है और मैं उसके लेवल पे कभी भी नहीं पहुंच सकता हूँ। अगर जुडिथ के साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मेरी 4th प्लेस होती, क्योंकि एरन और जुडिथ मुझसे ऊपर होते। मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि आज का कंपटीशन मेरी सिर्फ और सिर्फ डिफीट है। एंड यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एम रहेगा 1000 लाइक्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ।